हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूँ मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक प्लेट ली मैंने ए, दूसरी प्लेट ली मैंने बी। तो ये जो प्लेट ए है और ये जो प्लेट बी है, बोथ आर अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ठीक, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हो जाएगी इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो पैरेलल लाइंस के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब एक चार्ज पार्टिकल Q, इसका मास सपोज कर लो आप m, और ये वेलोसिटी vx, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी मैंने इसको। ठीक है, तो लेट ए चार्ज्ड पार्टिकल मास m, चार्ज q is entering in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने मैग्नीट्यूड मान लिया कितना, E, विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx। तो ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसको मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है यहाँ पे, या इट इज़ मूविंग विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx। ये चार्ज पार्टिकल Q जिसका मास m, इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है। ठीक, जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव प्लेट। सपोज करो कि चार्ज पार्टिकल इधर तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, इट इज गेट द चार्ज पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। इस पॉइंट P पर ये पहुंचा तो ये डिफ्लेक्शन हुआ। तो इस चूँकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो इस पर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कौन लगाएगा, ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स लगाएगी, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F बराबर QE। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल फोर्स अपॉन मास। इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है, QE अपॉन मास m। ठीक, सपोज करो कि आफ्टर टाइम t टाइम बाद ये O पॉइंट से इसमें एंटर कर रहा था और P पॉइंट पे पहुंचा आफ्टर टाइम t। ठीक, लेट आफ्टर टाइम t इट रीचेस टू पॉइंट P। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x डिस्टेंस चला, x तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला और y वर्टिकल हाइट। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये x हॉरिजॉन्टल और ये y इसका डिफ्लेक्शन हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया उसके कारण इसका डिफ्लेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना हुआ, y। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब ये चार्ज पार्टिकल इधर एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल नॉट चेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसका वर्टिकल मोशन को अफेक्ट करेगी, हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट नहीं करेगी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन विल रिमेन यूनिफॉर्म मोशन। तो सपोज करो कि इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की x, स्पीड vx और टाइम t। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फार्मूला लगता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चूँकि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसमें एक ही फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस x, स्पीड vx, टाइम t। तो ये t बराबर x अपॉन vx, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब वर्टिकल मोशन, ठीक, वर्टिकल मोशन इज अफेक्टेड या एक्सेलरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका जो वर्टिकल मोशन है वो अफेक्ट होगा। कैसे अफेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है वो इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमने कुछ भी नहीं दी थी यहाँ पे उसको। तो वर्टिकल मोशन में
फार्मूला लगा दो आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये क्यू ई अपॉन एम और टाइम इनटू टी। तो दिस इज द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। ओके, ये वर्टिकल वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की आफ्टर टाइम टी। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आफ्टर टाइम टी, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आफ्टर टाइम टी। तो ये मैं सीधे निकालने जा रहा हूँ। देखिए, तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q और मास M, तो ये एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब ये पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो हम 3 इक्वेशन यूज़ करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे हमने उसकी वर्टिकल वेलोसिटी निकाली। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, कोई वर्टिकल वेलोसिटी हमने नहीं दी थी इसको यहाँ पे, टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू ई अपॉन एम। तो ये क्यू ई अपॉन एम और टाइम t। तो ये वर्टिकल हाफ क्यू ई अपॉन नीचे m और t की वैल्यू x अपॉन वी एक्स यहाँ से पुट कर दो आप। तो ये x अपॉन वी एक्स यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। ओके, तो ये y बराबर हाफ क्यू ई अपॉन एम और ये x स्क्वायर, x की पावर 2 नीचे वी एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर y जो है कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, q चार्ज ऑफ पार्टिकल, e इलेक्ट्रिक फील्ड, m मास ऑफ पार्टिकल, x ये डिस्टेंस और vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है कि नहीं। अगर इफ़ जो चार्ज पार्टिकल जिसको छोड़ा है उसका चार्ज कांस्टेंट रहता है, उसका मास कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर और इस पूरे को मैंने मान लिया सपोज करो k, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब भी y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो देयरफॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। तो ये पैराबोलिक पाथ इसने फॉलो किया। ओके, इस प्रोजेक्टाइल ने पैराबोलिक पाथ फॉलो किया। देयरफॉर चूँकि यहाँ पे y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और जब भी y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। हमने क्लास 11th में भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। वेन एवर y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर या x प्रोपोर्शनल y स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर या x प्रोपोर्शनल y स्क्वायर, द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल मोशन या द पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर। उस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। ठीक, अब हम आगे देख रहे हैं इसमें। आगे ये देखना है इसमें कि y बराबर जो अपना फार्मूला था हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने पुट की थी क्यू ई अपॉन एम और t की वैल्यू पुट की थी यहाँ पे x अपॉन वी एक्स। ठीक है, तो ये y बराबर क्यू ई अपॉन एम, ये 2 और ये x स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर। अगर ये जो पार्टिकल है जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा इस पॉइंट पर, तो ये y डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो, तो जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल के आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल के आएगा तो सपोज़ करो कि ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल के आ रहा है, ये पाथ फॉलो करता हुआ आ रहा है। ये दिस इज़ द पैराबोलिक पाथ दैट द पार्टिकल इज़ फॉलोइंग।
इस पॉइंट पर आने पे, जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा ना, तो ये तो Vx इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये Vy इसकी वर्टिकल वेलोसिटी। अब इस पॉइंट के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ गया, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही थी, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ जाएगा ना, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। यहाँ से यहाँ तक इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और वो मान लो कि इस पॉइंट तक आते आते कितनी हो गई Vy। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी, उसके बाद बस उसी वर्टिकल वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। मतलब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर आ जाएगा, तो उसकी Vx और Vy मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी विल नॉट चेंज। ओके, तो ये y डिफ्लेक्शन जो है, जब वो बिल्कुल यहाँ से पूरा बाहर निकल जाएगा, तो सपोज करो ये टोटल हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, इसको मैंने डिनोट कर दिया किससे, L से। तो व्हेन x इक्वल टू L, मतलब जब वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन नीचे 2m ये Vx स्क्वायर, और यहाँ पे इस x को हटा के लिख देंगे क्या, कैपिटल L। ठीक, तो यहाँ पर Q, यहाँ पे ये L कांस्टेंट हो जाएगा सारे चार्ज पार्टिकल के लिए। मान लो आपने 2-3 चार्ज पार्टिकल छोड़े, तो जब वो अंदर एंटर करके बाहर निकलेंगे, 2-3 चार्ज पार्टिकल छोड़े, तो जब वो अंदर एंटर करके बाहर निकलेंगे, तो उन सब के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी रहेगी, कैपिटल L। उन सब के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी रहेगी, कैपिटल L। इस x को हटा के मैंने कैपिटल L लिखा, कब, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स या कम आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली। जब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कंप्लीटली बाहर निकल के आ जाएगा, तो इस x की जगह क्या पुट करेंगे अपन, L। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, वो ये है कि सपोज करो आप कि यहाँ पे मैंने 2-3 चार्ज पार्टिकल भेज दिए। मान लो एक अल्फा चार्ज पार्टिकल भेजा, एक अल्फा भेजा, एक प्रोटॉन भेजा और एक इलेक्ट्रॉन भेजा। तो किसके लिए y सबसे ज़्यादा होगा, y सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा। सपोज अल्फा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 2-3 चार्ज पार्टिकल मैंने इसमें भेजे हैं। ओके, एक चार्ज पार्टिकल अल्फा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो किसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा इफ़ ऑल द 3 पार्टिकल्स एंटर्स विद द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तीनों को सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी मैंने, इसको भी Vx, इसको भी Vx और इसको भी Vx। ठीक, तो y इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, हाफ a/t²। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या था, QE अपॉन m। t क्या था, जब ये पूरा यहाँ से यहाँ निकल के जाएगा, तो t बराबर L अपॉन Vx। ठीक, तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ पर आएंगे, तो y की वैल्यू देखो, इस चार्ज पार्टिकल अल्फा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, तीनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब ई सब के लिए सेम। तीनों ने L डिस्टेंस ट्रेवल की यहाँ से निकलने के बाद, तो ये L सबका सेम, और तीनों को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx भी मैंने कैसे दी, सेम। तो L सबका सेम, Vx सबका सेम, E सबका सेम, तो y डिपेंड कर रहा है किस पे, Q अपॉन M पे। y डिपेंड कर रहा है किस पे, Q अपॉन M पे। तो y अल्फा पार्टिकल का, तो चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ अल्फा। y प्रोटॉन का, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल है वो डबली चार्ज हीलियम एटम होता है। मतलब हीलियम पे जो +2 चार्ज, जब हीलियम पे +2 चार्ज हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे अल्फा जो पार्टिकल है उसका जो चार्ज है वो 2 × E, प्रोटॉन का चार्ज E। अल्फा का जो मास है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे 2 से 4 को काट दो, तो E अपॉन 2mp। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। y अल्फ़ा किसके बराबर था,
ई अपॉन 2 एम ई, और ई अपॉन एम ई, सॉरी एम ई नहीं, यहाँ पर एम पी, ई अपॉन एम पी, और ई अपॉन एम पी, ये ई अपॉन एम पी किसके बराबर है, वाई पी। मतलब अल्फ़ा का जो वाई डिफ्लेक्शन है, अल्फ़ा का जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फ़ा इज़ हाफ ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोटॉन। मतलब सीधी सी बात है, प्रोटॉन का वाई कोऑर्डिनेट 2 टाइम्स है अल्फ़ा के वाई कोऑर्डिनेट से। मतलब प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा और अल्फ़ा का डिफ्लेक्शन कम होगा। ओके, तो प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन यहाँ पे ज़्यादा हुआ और अल्फ़ा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कम हुआ। और यही चीज़ अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो Q अपॉन एम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और मास एम ई। अगर आप प्रोटॉन और इसको कंपेयर करोगे तो प्रोटॉन का चार्ज भी E और मास एम पी। तो आप देख सकते हो कि Y इज़ इनवर्स दोनों पे, डिफ्लेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड डिफ्लेक्शन फॉर प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्लेक्शन है E अपॉन एम ई, प्रोटॉन का जो डिफ्लेक्शन है E अपॉन एम पी, दोनों का चार्ज सेम होता है। इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज के साथ सेम। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि Y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा, इसका मतलब प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन कम और इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन प्रोटॉन से ज़्यादा, और प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन अल्फ़ा से ज़्यादा। मतलब सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन का, उससे कम प्रोटॉन का, और सबसे कम अल्फ़ा पार्टिकल का। ठीक है, तो किस प्रकार से ये पता करा कि अगर 1, 2 या 3, 4 चार्ज पार्टिकल इसमें जाएंगे तो किसका वाई डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा। वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब कि वाई डिफ्लेक्शन या वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो इस फार्मूले में एल और वी एक्स सबका कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सारे चार्ज पार्टिकल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड जिसका कांस्टेंट उसमें एंटर कर रहे हैं। तो ई, एल और वी एक्स सबके लिए कांस्टेंट है। तो वाई सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, क्यू और एम पे। तो क्यू और एम से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं भाई साहब वाई डिफ्लेक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 0। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। कब? इफ़ इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के हर वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज पुट किया तो उसके सेंटर पे नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 होगा। ठीक, ये हम पिछले टॉपिक में देख चुके हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, इक्वल चार्जेस प्लेस किया। ये सेंटर ओ है, मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट सी, इन सब का रिजल्टेंट कितना होगा? 0 वेक्टर। मतलब इस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट सी एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0। अब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। अब ये ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा? ठीक है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। अब सपोज करो कि ये जो सी पर, ये वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स सी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ओ पर, तो ये डिस्टेंस x है ओ से लेके सी तक। ओ से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x। तो सी पर जो चार्ज है q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है? x स्क्वायर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। ठीक, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। तो a पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट a प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट b इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज c। c पे जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है। मतलब
ए और बी पर जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेंटर ओ पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज सी के मैग्नीट्यूड के बराबर, मतलब KQ/x²। और ए और बी पे जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का अपोजिट, तो सी की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ठीक। तो ए और बी की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। ए और बी पे जो चार्ज है उसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सी पे रखे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, तो सी की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है EC, ये EC का डायरेक्शन है, तो सीधी सी बात है ए और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर साइड आएगा। तो सी की इलेक्ट्रिक फील्ड सी से ओ की तरफ, तो ए और बी का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ से सी की तरफ, ठीक। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फोर्स एट ए प्लस बी प्लस सी, मान लो कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया मैंने Q0, टेस्ट चार्ज मैंने रख दिया कितना 0, तो इस चार्ज Q ने ए बी और सी वर्टेक्स तीनों चार्जेस ने यहाँ पे कितना फोर्स लगाया, तो चूंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट फोर्स एट दिस Q0, रिजल्टेंट फोर्स एट दिस Q0 इक्वल टू चार्ज इनटू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो रिजल्टेंट फोर्स भी कितना होगा 0, ठीक। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर 0 है तो रिजल्टेंट फोर्स भी कितना होगा 0। ए और बी, चार्ज एट ए एंड चार्ज एट बी की रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन सी की फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसी प्रकार से रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू ए एंड बी, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू ए एंड बी इज अपोजिट इन डायरेक्शन ड्यू टू द चार्ज एट सी, ठीक है ना। इस ए और बी ने जो इस पे फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन इधर तरफ होगा, उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर होगा, FA प्लस FB इक्वल टू माइनस ऑफ FC। तो C ने इसके ऊपर फोर्स इधर लगाया था, तो C ने फोर्स इधर लगाया था, तो A और B का कंबाइंड रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा। इसी प्रकार से ये एक स्क्वायर लिया मैंने, चार्ज Q चार्ज Q चार्ज Q और यहाँ पे भी चार्ज Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू D, इन सब का वेक्टर एडिशन कितना होगा 0, मतलब EA प्लस EB प्लस EC इक्वल टू माइनस ऑफ ED, मतलब A B C और D इट इज़ ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के सेंटर पे व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ स्क्वायर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये A B C D मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये इन दोनों डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ स्क्वायर। हर एक पे मैंने चार्ज Q रख दिया, ठीक। तो ये चूँकि रेगुलर पॉलीगन है स्क्वायर, चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल इक्वल है, तो इसमें सेंटर ओ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A प्लस B प्लस C प्लस D, इन सब का वेक्टर एडिशन कितना होगा 0, ठीक। तो इससे अपन एक आइडिया ये लगा रहे हैं कि A B और C पे जो चार्जेस हैं उसकी रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो A B और C की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस ED को उधर ले जाओ इक्वल टू माइनस ऑफ ED। अब ED का ये D पे जो चार्ज रखा हुआ कितना है Q, तो KQ अपॉन और KQ अपॉन और ये डिस्टेंस मान लो कितनी x, तो A B और C की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड KQ अपॉन x²। ये जो D पे चार्ज रखा हुआ है इसकी फील्ड का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो A B C की रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट ले लेंगे। इसी प्रकार से A B C, इसी प्रकार से रिजल्टेंट फोर्स भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो जैसे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड A B C के कारण का डायरेक्शन इधर आया, ऐसे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी इधर आएगा, ओके। अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखोगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी इस टेस्ट चार्ज पे कितना होगा 0। रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू A B C D एट O इज 0, तो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू A B C D चार्जेस एट A B C D
एट Q0 प्लेस्ड एट सेंटर O विल आल्सो बी 0। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E एट द सेंटर ऑफ पेंटागन, ये पेंटागन है, इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ पर पेंटागन में, ये पूछ ले कोई आपसे कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, ये यहाँ पे चार्ज क्यों रखा, यहाँ पे भी 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 चार्ज क्यों रखा। कंपटीशन में क्वेश्चन आया, मान लो IIT में या नीट में किसी में क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे A पे चार्ज क्यों, B पे चार्ज क्यों, C पे चार्ज क्यों, D पे चार्ज क्यों, और इस E पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं रखा, इस E पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं रखा, तो फिर A B C D पे जो चार्जेस रखे हुए हैं, इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम जानते हैं A पे जो चार्ज है, B पे जो चार्ज है, C पे जो चार्ज है और D पे जो चार्जेस हैं और प्लस E पे जो चार्जेस हैं, उन सब की रिजल्टेंट फील्ड का वेक्टर एडिशन कितना होता है, 0। यानी कि सीधी सी बात है, इस ED इलेक्ट्रिक फील्ड एट E इसको उठा के और उस पार ले जाओ आप, ठीक है कि नहीं, इसको उठा के और इधर ले जाओ, तो EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED इक्वल टू माइनस ऑफ EE। A B C और D पे जो चार्जेस हैं उनकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट E, और उसका माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो E पे जो चार्ज रखा है वो मान लो कितना है, Q, और ये डिस्टेंस मान ली मैंने कितनी, x। ओके, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो A B और C और D का रिजल्टेंट KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो Q की फील्ड यहाँ पे E पे जो चार्ज रखा हो इसकी फील्ड इधर होगी, किधर, E से O। तो A B C D का जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, O से E। अब यहाँ पे मैंने एक ABCD एक स्क्वायर प्लेट ली, ABCD एक स्क्वायर प्लेट ली, और इससे AY इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, A, ठीक है, स्क्वायर की साइड A, और इसके सेंटर से मैंने A/2 डिस्टेंस पे, ये A/2 डिस्टेंस पे चार्ज रख दिया कितना, Q चार्ज रख रखा है। इस Q चार्ज को मैंने कैपिटल Q से डिनोट कर दिया, ठीक। तो ये ABCD एक स्क्वायर प्लेट है, इसकी साइड A है, यहाँ से इस प्लेट से A/2 डिस्टेंस पे ये प्लेट रखी हुई है, इससे A/2 डिस्टेंस पे मैंने चार्ज क्यों रख रखा है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट ABCD। तो मैंने क्या किया कि ये जो स्क्वायर प्लेट थी ABCD, और इसके यहाँ से ये A/2 दूरी पे जो चार्ज था, तो मैंने इस स्क्वायर प्लेट को सबसे पहले क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। इस ABCD स्क्वायर प्लेट की साइड थी A, तो यहाँ पर मैंने क्यूब कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसकी एज लेंथ भी कितनी है, A। अब इस क्यूब के अंदर ये चार्ज इनक्लोज हो गया, इस क्यूब के अंदर ये चार्ज इनक्लोज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल क्यूब बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, Q/ε0। गॉस थ्योरम से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0। तो Q/ε0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है थ्रू द होल क्यूब। अब क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, इस पूरे क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब, इस क्यूब के एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, तो इक्वल टू ये पूरे 6 फेस से इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो 1/6 कर देना इसका, यानी कि Q/6ε0। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ' थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, और वन फेस कैसा है, स्क्वायर फेस। तो यानी कि इस स्क्वायर फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा Q/6 × ε0।
The next problem is I have taken two spheres. ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, और दोनों स्फीयर का मास सेम m, और दोनों स्फीयर पे मान लो चार्ज भी सेम। तो जब इन दोनों स्फीयर को अपन लटकाएंगे इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, ये एक रस्सी है, ये दूसरी रस्सी है, ठीक है। इन दोनों को जब हम लटकाएंगे, दोनों रस्सी की जो लंबाई है मैंने मान ली कितनी, l। अब ये दोनों स्फीयर जो हैं, दोनों पे चार्ज q है, इस पे भी चार्ज q, इस पे भी चार्ज q। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ये दोनों रिपेल करेंगे। रिपेल करने के बाद मान लो इस पोजीशन पर आके ये रेस्ट पे आके स्टेबल होगा, मतलब रेस्ट पे आ गई है, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक वर्टिकल लाइन खींची मैंने, इस स्ट्रिंग ने, इस रस्सी ने इस वर्टिकल के साथ ये एंगल बनाया कितना, थीटा। ये स्फीयर, इस पे चार्ज क्यू, इस स्फीयर पे भी चार्ज क्यू, दोनों के बीच में सेपरेशन आर। तो ये दोनों इस रस्सियाँ जब पास में थी तो इन दोनों चार्ज ने एक दूसरे को रिपेल करके, और मान लो इनके बीच में अब सेपरेशन कितनी हो गई, आर, और अब ये दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो कितना हुआ, के Q1 इंटू Q2, मतलब Q इंटू Q अपॉन नीचे आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। ये चार्ज Q इस चार्ज Q को इस इधर तरफ रिपेल करेगा। दिस इज द डायरेक्शन इन विच दिस चार्ज विल बी रिपेल्ड। अब ये जो स्फीयर, अगर इसका मास m है तो इसका वेट नीचे कितना लगेगा, W बराबर mg, ठीक। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है, और ये लाइन इस लाइन के मैंने पैरेलल खींची है। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। इस रस्सी में टेंशन मान लीजिए कितना, T। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T। द टेंशन T कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। टेंशन T को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। नंबर 1, T का कंपोनेंट इधर तरफ T कॉस थीटा, और टेंशन का कंपोनेंट एक इधर तरफ, ये T का कंपोनेंट इधर T कॉस थीटा और इधर T साइन थीटा, ओके। चूँकि ये रेस्ट पे है तो दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स का वेक्टर सम कितना होगा, 0। मतलब जितना फोर्स इधर है इतना ही फोर्स इधर, क्योंकि ये पार्टिकल, ये जो स्फीयर है ना तो इधर जा रहा है ना इधर, तो T साइन थीटा बराबर Fe। T साइन थीटा इसको बैलेंस कर देगा, किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। ये चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, ठीक। T कॉस थीटा जो अपवर्ड लग रहा है ये इस वेट को बैलेंस करेगा। T कॉस थीटा इक्वल टू mg, क्योंकि ये स्फीयर ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, T साइन थीटा अपॉन T कॉस थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया, Fe अपॉन mg, T से T कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। तो जो टेन थीटा है वो Fe अपॉन mg का रेशियो है, और Fe की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, इसका मैग्नीट्यूड ये है। ये Fe की वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख सकते हो, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू mg, और यहाँ पे ये टेन थीटा, ठीक है। आप चाहें तो इससे Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये जो इक्वेशन बनी है इससे Q निकाल सकते हैं, R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर R, M और G और थीटा दे रखा है, अगर इफ़ R, M, G और थीटा दे रखा है तो Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर थीटा दे रखा है, Q दे रखा है, M दे रखा है, G दे रखा है तो R निकाल सकते हैं। सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर्स, इन दोनों स्फीयर के बीच की सेपरेशन। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप थोड़ा सा इसको नोट कर लेना, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप ढूंढ के आप बुक से कीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसका मास कितना है m, तो इसका वेट नीचे लगेगा टूवर्ड्स द अर्थ, W बराबर mg। तो ये ऑब्जेक्ट, इसका मास m, इसका वेट सीधा लगेगा, ये अर्थ की सरफेस है मान लो, तो इसका वेट सीधा लगेगा mg, ठीक है।
अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इट विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड। लेकिन अगर इस पर चार्ज दे दिया जाए कितना Q, सपोज करो कि मैंने इस पर चार्ज दे दिया Q, ठीक, तो मैं अपवर्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इसको मैं बैलेंस कर सकता हूँ। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कैसा चार्ज है ये जो भी चार्ज है, तो मैं इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता हूँ ऊपर की तरफ, ये E। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाई E ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो कि वो इस ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस कर दे। द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड सो दैट दिस ऑब्जेक्ट कैरिंग चार्ज Q मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट जिस पर चार्ज Q है इसको अपन बैलेंस कर सके। ओके, तो लेट Q इज द चार्ज ऑन दिस बॉडी और E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर जो अपवर्ड लगेगा वो कितना लगेगा, Q इंटू E। इसका जो वेट जो नीचे लग रहा है वो कितना है, mg। आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जाए ना नीचे जाए बल्कि स्टेशनरी रह जाए, मीन्स रेस्ट पे रह जाए। टू मेक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर आप चाहते हो कि ये रेस्ट पे रहे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स QE इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट mg। तो ये E बराबर दिस E इक्वल्स टू mg अपॉन Q। तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी ताकि ये ऑब्जेक्ट किस पर रह जाए, रेस्ट पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगाया, वेट नीचे लग रहा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स नाउ बैलेंस इज द वेट ऑफ द बॉडी। नाउ स्टूडेंट्स, आपको कुछ डाटा अगर आप चाहते हैं कि आपकी न्यूमेरिकल की स्पीड फास्ट हो, तो ये मैंने देखिए एक स्क्वायर बनाया, ठीक, ये स्क्वायर की साइड कितनी है A। तो ये स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, ये ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक। तो ये जो डायगोनल है, बोथ द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये AC डायगोनल और ये BD डायगोनल, इसकी जो पाइथागोरस की थ्योरम से आप इसको निकाल लेना। तो ये BD स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये डायगोनल जो है, एक डायगोनल की वैल्यू आएगी √2 है, ठीक है। तो ये डायगोनल √2 है और ये डायगोनल भी √2 है। अब ये O इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट कौन है, O, ठीक। तो ये OA बराबर कितना हो जाएगा, इस पूरे डायगोनल का हाफ करोगे तो पूरा डायगोनल कितना, √2 है। यहाँ से यहाँ तक डायगोनल की लंबाई कितनी है, √2 है, इसका हाफ कर देना तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इस √2 से इस 2 को काट दो, √2 है अपॉन 2 को लिख देना कितना, √2 इंटू √2। तो ये √2 से √2 कटा तो A/√2। तो सीधी सी बात है कि ये लंबाई कितनी आ जाएगी, A अपॉन √2। मतलब ये A/√2, ये A/√2, ये A/√2, ये A/√2, ये A अपॉन √2 और ये भी A अपॉन √2, ठीक। OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर A/√2। तो मैंने आपको यहाँ पे मेन बात ये बताई है कि अगर ये स्क्वायर है, इसकी ये चारों साइड्स इक्वल A, तो इस डायगोनल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, √2 है, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी कितनी, A/√2, ठीक है। अब मैंने इस स्क्वायर में इस A वर्टेक्स पे 3Q चार्ज, B वर्टेक्स पे -2Q चार्ज और C वर्टेक्स पे Q चार्ज और D वर्टेक्स पे -Q चार्ज। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किस पॉइंट पर, O पे। तो ये जो 3Q चार्ज है, इसकी O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये जो Q चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज, अरे भाई ये 3Q जो है पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो 3Q की इलेक्ट्रिक फील्ड E1। तो इस E1 का मैग्नीट्यूड K चार्ज 3Q अपॉन नीचे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, A/√2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इस फील्ड तो E2 बराबर K और इसका मैग्नीट्यूड कितना है Q, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस फिर A/√2, तो ये A/√2 का होल स्क्वायर। लेकिन अपन यहाँ पे E1 निकाली फिर E2 निकाली, E1 का डायरेक्शन इधर, E2 का डायरेक्शन इधर, ये E1 का मैग्नीट्यूड, ये E2 का मैग्नीट्यूड। तो सीधी सी बात है E1 और E2 के रिजल्टेंट को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ E1 डैश, E1 माइनस E2, ठीक है। तो ये K 3Q अपॉन
a/√2 का होल स्क्वायर, ये तो E1 का मैग्नीट्यूड, ये के क्यू अपॉन नीचे a/√2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये E1 का मैग्नीट्यूड के 3q अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर, E2 का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन, तो इन दोनों में से सीधी सी बात है कि k अपॉन a/√2 दोनों से कॉमन निकाल लिया तो 3q में से q जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 2q। तो आप ये समझ लें कि आमने सामने दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर दोनों चार्ज में से जो चार्ज बड़ा है उसमें से छोटे चार्ज का मैग्नीट्यूड हटा के, तो ये 3q में से q हटाया तो q, क्योंकि दोनों के फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, दोनों के फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो 3q में से q घटाया तो कितना आ गया 2q, फिर नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है a/√2। ओके, तो ये E1 फील्ड बढ़ी यहाँ पे, E1 इज ग्रेटर देन E2, तो ये जो E1 डैश फील्ड आई है, E1 माइनस E2 करने पे जो E1 डैश फील्ड आई है, इस E1 डैश का मैग्नीट्यूड इधर तरफ होगा। ठीक, अब इधर देखो आप, इसमें ये -2q चार्ज, इसकी फील्ड इधर होगी E3, और ये -q चार्ज, इसकी फील्ड इस पॉइंट O पे जब देखेंगे तो -q की फील्ड उधर, इस पॉइंट O से जब इसको देखेंगे तो इसकी फील्ड इधर, तो ये इसकी फील्ड इधर E3, इसकी फील्ड इधर तरफ E4, तो दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये E2 डैश लिख रहा हूँ मैं, E2 डैश लिख रहा हूँ, तो ये E3 माइनस E4, E3 माइनस E4, ये E3 कितनी है, तो K मैग्नीट्यूड 2q अपॉन नीचे डिस्टेंस a/√2 का होल स्क्वायर माइनस K, इसका मैग्नीट्यूड q, इसके कारण फील्ड यहाँ पे q, और अपॉन नीचे डिस्टेंस a/√2 का होल स्क्वायर। तो वापस देखो आप, k अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर तो कॉमन निकाल लेना, तो अंदर बचेगा 2q माइनस q, तो 2q में से q घटा देना, ठीक है, तो 2q में से q जाएंगे, कितने बचेंगे q अपॉन नीचे a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये E2 डैश, ये फील्ड बड़ी है, ये 2q चार्ज था और ये q चार्ज था, तो E3 इज ग्रेटर देन E4, तो देयरफॉर E3 में से E4 घटाया था अपन ने यहाँ पे, और उसको लिखा किससे, E2 डैश से, तो E2 डैश का डायरेक्शन इधर तरफ है। E3 जो है E4 से बड़ी है, तो E3 माइनस E4 का डायरेक्शन किधर होगा, E2 डैश इस डायरेक्शन में, बड़ी फील्ड के डायरेक्शन में। अब इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस E1 डैश, ये E1 डैश फील्ड और E2 डैश फील्ड के बीच में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालोगे आप, तो अब इस पे रिजल्टेंट फील्ड निकालनी है, रिजल्टेंट फील्ड, ठीक है, तो इक्वल टू, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो E1 डैश स्क्वायर प्लस E2 डैश स्क्वायर, ठीक है, E1 डैश स्क्वायर प्लस E2 डैश स्क्वायर, और ये लिख दिया मैंने रिजल्टेंट फील्ड। तो यहाँ पर आप E1 डैश का मैग्नीट्यूड रख देना, ये E2 डैश का मैग्नीट्यूड रख देना, और इसमें से इसको कैलकुलेट कर लेना।